रिचार्ज के साथ साथ नई आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बेटर यूटिलाइजेशन की ओर ले जाया जाए, इसके ऊपर आप सब मिलकर चर्चा भी करोगे, अपने व्यू पॉइंट्स भी दोगे। मैं बधाई देता हूं तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जिनने ये एम्फेसिस एज अ स्टेट हरियाणा में पहली बार रखा। और मुझे लगता है आने वाले भविष्य की ये मांग भी है कि जितना हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, उससे ज़्यादा हमें पानी को बचाव में भी, रख रखाव में भी काम करना चाहिए। और मैं एक चीज आज जरूर बोल सकता हूं कि हरियाणा रोल मॉडल बनेगा देश के लिए, जो बेहतर तरीके से आने वाले भविष्य में अपनी जनरेशन्स के लिए एक ऐसा लेगेसी छोड़ के जाएगा जो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने का काम करेगा। बचपन से जब भी किसी वाटर वर्क्स को क्रॉस करते थे तो एक नारा पब्लिक हेल्थ का लिखा हुआ होता था, जल है तो जीवन है। और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के दिन किसी के जीवन में है तो असलियत में पानी है, और उसके सेफगार्ड पे हम मिलकर काम करें। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि हमारी जनरेशन का या प्रेजेंट जनरेशन का कोई कर्तव्य बनता है। और ओवर पीरियड हमने देखा है कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर ने अलग अलग प्रदेशों में, और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हमारे अलग अलग ब्लॉकों में वाटर क्राइसिस लाने का काम भी किया है। पिछले 10 साल के अंदर बात करूं तो मैंने शहरों के अंदर टैंकर में 2-2 हज़ार रुपए में पानी आता देखा है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 30 साल 40 साल पुराना है, आउटडेट हो गया। उस समय के इंजीनियर्स ने सीवरेज पाइप और पीने के पाइपलाइन को इकट्ठा चला दिया, इरोड हो गया, दोबारा मेंटेन नहीं किया गया, उसके साथ चलने से क्राइसिस देखा है। गांव के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाई इरिगेशन की, और समय पर सीजन में पीने का पानी नहीं पहुंच पाया और वहां लोगों को टैंकर खरीद के लाने पड़े, वो क्राइसिस भी देखा है। और अर्बन एरिया के अंदर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आज अनट्रीटेड वाटर का हम देख रहे हैं। और ये कॉन्क्लेव कहीं ना कहीं इस सारे विषय के ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट के साथ साथ एनालाइज कर एक विजन देने का काम करेगा कि आने वाली एक डेकेड के अंदर हरियाणा कैसे रोल मॉडल बन पाएगा। और हमें उन देशों से भी सीखना चाहिए जिनने समय अनुसार वाटर मैनेजमेंट को स्टडी किया, देखा, वाटर मैनेजमेंट में काम किया। मुझे भी सौभाग्य से कई देशों में जाने का मौका मिला। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में हम सिंगापुर गए, और कैसे सिंगापुर ने नेशनल प्रॉपर्टी वाटर को डिक्लेयर करके रेन वाटर की भी एक ड्रॉप तक पर्सनल यूज में नहीं जाने दी, सारा चैनलाइज तरीके से अपने नेटवर्क में लाने का काम किया, और उसको फिर कैसे रीयूटिलाइज किया जाए ग्रे वाटर में, फिल्टर्ड वाटर में, उसके ऊपर बहुत अधिकतम लेवल पर काम किया। कंट्रीज जैसे यूएई है, जहाँ नेचुरल रिसोर्स पानी का नहीं था, वहाँ पर कैसे डीसैलिनेशन के बेहतर तरीके या डीप बोरिंग कर ग्राउंड वाटर के तरीकों को कैसे उनने रिवैम्प कर यूटिलाइज किया, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। और मेरे को रिसेंटली कोरिया जाने का मौका मिला, और वहाँ शहर में मैंने एक कनाल देखी जो पहले धोबी घाट हुआ करता था, और कोरियन वॉर के बाद वो पूरा टूट गया, और आज उसको प्रॉपर कनाल बनाकर उनने रिवैम्प किया, और आज उसका पानी सिर्फ फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ड्रिंकेबल बनाया। ये अपने आप में
टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट का फायदा है, मगर हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये विषय गंभीर है। और मुझे लगता है इस विषय के ऊपर ये कॉन्क्लेव एक नई दिशा देने का काम करेगा। इसके अंदर इंडस्ट्री के साथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि अधिकतम पानी जो ग्राउंड वाटर में या हमारे इरिगेशन कैरल पर केमिकल प्रोन जाता है, वो इंडस्ट्री से आता है, और इस सत्य को हमें मानना पड़ेगा। और रेगुलेशंस के बावजूद भी आज उसको एक हद तक हम कंट्रोल कर पाए, मगर जितना हमें करना चाहिए था उस लेवल पर नहीं पहुंचे। मुझे याद है 5 साल पहले मैंने पार्लियामेंट में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब हमारे बीच थी 5-6 साल पहले, मैंने एक सवाल लगाया था कि यमुना पे 53,000 करोड़ रुपया खर्चा गया, मगर यमुना साफ नहीं हो। और कारण बताया गया कि उत्तराखंड से जहां से चलती है यमुनोत्री से, वहां से लेकर कहां उसके अंदर अलग अलग फैक्ट्रियों का, शहरों का सीवरेज वेस्ट मिलता है, और दिल्ली आकर उसकी हालात ऐसी हो जाती है, और उस पर सरकार काम कर रही है। आज प्राइमरी तौर पर हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम बेहतर तरीके से उस ओर जाए। और मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथियों को भी जरूर कहूंगा कि अब समय आ चुका कि हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स जितने हैं वहां पर अब एसटीपी की व्यवस्था को आउटडेट करके हमें ईटीपी और ईटीपी के पास जेडएलडी की ओर हमें काम करना पड़ेगा। और उसके लिए एक चीज मैंने ग्लास सीलिंग के तौर पर देखी है, एग्री करे डिसएग्री करे तो आपकी सोच है, कि हमेशा जब चर्चा आती है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उस कारण हम ये ड्रास्टिक स्टेप्स लेने से पीछे हट जाते हैं। और नतीजा है कि आज पानीपत शहर में जहां हैंडलूम का, डाइंग का इतना बड़ा काम है, आज हम सिर्फ 500-700 हज़ार करोड़ ना लग जाए, उसका रेप्रिकेशंस क्या आ जाए, पूरे शहर को एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम के अंदर नहीं ला पाए। और मुझे लगता है इस कॉन्क्लेव से अब इट इज हाई टाइम दैट वी डिसाइड दैट वी नीड टू वर्क ऑन दैट, कि एटलीस्ट हम एक मॉडल शहर जिसका 100% वेस्ट वाटर उसी शहर के हॉर्टिकल्चर में, उसी शहर के और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम यूटिलाइज करें। हमें इसके और काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो समय आ जाएगा जहाँ आज तो हम कॉलोनीज की ओर देखते हैं कि इसके अंदर 2 घंटे पानी दिया, इसमें 1 घंटे पानी दिया, मगर वहां ये देखना पड़ेगा कि इस शहर में 2 हफ्ते पानी नहीं गया, और 2 हफ्ते में हमें पानी की बजटिंग करनी पड़ेगी। और उस बजटिंग से आज नहीं तो कल हमारी जनरेशन्स को इफेक्ट आएगा। और ये टारगेट आज कॉन्क्लेव में मैं भी स्वयं कहता हूं कि वी विल टेक दिस हैज अ चैलेंज, कि हमारे अब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने नए प्रोजेक्ट्स हैं, व्हाट मे बी द कॉस्ट, वी विल अडॉप्ट द लेटेस्ट एंड द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर पहला मॉडल प्रोजेक्ट, आनंद मोहन जी, उमा जी बैठे हैं, हमारा आईएमटी सोना, आईएमटी खरखोदा, और उसके साथ साथ जो ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का है ग्लोबल सिटी का, इन तीनों को इमीडिएटली हमें टेकअप करना पड़ेगा कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की ओर हम लेकर जाए, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूटिलाइज्ड सारा का सारा जो पानी है, वेस्ट वाटर है, उसको लोकली हम यूटिलाइज करने का काम करें। और उसके साथ साथ इमीडिएटली हम इन्विजन भी करें कि जितने हमारे हाई केमिकल यूटिलाइजेबल इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम अपडेट करने का काम करें। एक चीज मैंने जरूर स्टडी करी है, और रिसेंटली मुझे रोहतक जाने का मौका मिला, वहां देखा कि 1970 के दशक से रोहतक के पुराने हिस्से में इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ा, और धीरे धीरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी होगी कि वहां पर फैक्ट्रियों का नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हुआ।
मगर ओवर पीरियड हमने हमारे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को तो, सड़कों को, बिजली की कैपेसिटी को, पानी की कैपेसिटी को तो डेवलप कर दिया, मगर जो केमिकल वेस्ट का इंक्रीज हुआ आज तक उसके ऊपर स्टडी नहीं हुई। और रोहतक के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया को हमें पायलट के तौर पर लेना चाहिए कि हम उसको इमीडिएटली वाटर अथॉरिटी से भी और उसके साथ साथ ऐसे टेक्निकल नो हाउ के लोगों से भी रीडेवलप करवाएं कि हम उसको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इन्विजनिंग कर कर रीडेवलप करने का काम करें। और पैरेलली जो हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पुराने इंफ्राज हैं, जो छोटे छोटे सोसाइटीज़ बने हुए हैं, उनको दो चीज़ों की और एम्फेसिस देने का काम करें। पहला कि उनके ट्रीटमेंट प्लांट्स की अपग्रेडेशन हो, और दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी बेहतर तरीके से काम किया जाए। लातूर महाराष्ट्र के अंदर है, मुझे जाने का मौका नहीं मिला, पर मैंने वहाँ से टेक्नोलॉजी एक अडॉप्ट करी। मेरे खुद के घर का बोरवेल जो था वो सूख गया, और एक साथी ने कहा कि जी एक साइंटिस्ट आया हुआ है जिसने लातूर को वाटर सफिशिएंट बना दिया। क्या टेक्नोलॉजी थी? सिर्फ पुराने बोरवेल्स के अंदर हर 1 मीटर पर ब्लेड से जाके 2 कट लगाए जाते थे, और वो हर मीटर के जो हमारी लेवल्स थे उसके अंदर से अगर पानी मिलता था तो रिचार्ज शुरू कर दी। और आज उसका नतीजा है, जहाँ 350 फीट पे पानी नहीं था, आज 280 फीट पे मेरे को ड्रिंकेबल कैपेसिटी का, क्वालिटी का पानी अवेलेबल हुआ। और रिसेंटली पायलट प्रोजेक्ट MCF के साथ हमने शुरू किया कि 100 ऐसे डेड बोर्स को हम रेड क्रॉस की मदद से फरीदाबाद शहर के अंदर रिवाइव करेंगे। मुझे लगता है कि हमें वो टेक्नोलॉजी को भी स्टडी कर कर और प्रदेश के जितने ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के लगाए हुए बोर्स डेड डिक्लेयर हो गए और दोबारा किसी डिपार्टमेंटल अधिकारी ने उसको छेड़ने का काम नहीं किया क्योंकि फाइल पे वो डेड लिखा गया, उनको भी हम रिवाइव करने का काम करें। और इमीडिएटली मुझे लगता है पब्लिक हेल्थ और ULB को ये टारगेट के तौर पर स्टडी कर कर आगे ले जाना चाहिए।